दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आपके समक्ष उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन ही आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, गुठी क्या है, कभी पूछा जाता है। गुठी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये उंगली में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता है महिलाओं का, तो उसे गुठी कहा जाता है। अब वहीं देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि पोटा, झावर, अमिती, तार, इमरती, बिछुआ, चुटकी, ये तमाम चीजें होती क्या हैं? तो दोस्तों, आपको स्मरण करा दूं, ये महिलाओं के पैर में धारण किए जाने वाले तमाम क्या हैं? ये आभूषण हैं, जो महिलाएं क्या करती हैं, पैरों में इनको धारण करती हैं। चाहे आप गढ़वाल की बात कर लें या कुमाऊं मंडल की बात करें, तो दोनों मंडलों में इन चीज़ों का प्रयोग महिलाएं अक्सर अपने को संवारने के लिए करती हैं। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत दफे पूछा गया है। पहला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि विश्व में जो ब्रह्मकमल की जो प्रजातियां हैं, कुल प्रजातियां कितने प्रकार की ब्रह्मकमल की प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे संसार भर में? तो आपको बता दूं, 210 प्रकार की क्या पाई जाती है, ये प्रजातियां आपके पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है। अब वहीं अगर हम बात करें दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कुमाऊं में ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। देखिए, आप सभी को भली भांति ये ज्ञात होगा, जब आपने ब्रिटिश काल पढ़ा होगा, गोरखाओं के बाद जो ब्रिटिश हुकूमत आई, तो उस समय कुमाऊं में जिस ब्रिटिश शासक ने यहाँ पर इसकी स्थापना करी, जो इसको रन किया, इस तमाम चीज़ों का जो घटनाक्रम जिसके शासनकाल में उत्तराखंड में विस्थापित हुई ब्रिटिश हुकूमत, तो उस समय कमिश्नर टेलर क्या था, यहाँ का प्रथम वास्तविक क्या था, ये संस्थापक के रूप में इसे माना जाता है। ठीक। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिए, कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध कब और किसने लगाया, ये बताना आपको। देखिए, आप सभी को पता होगा कि बच्चों को और साथ ही महिलाओं को एक बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था, जिनकी बिक्री की जाती थी, गुलामों की तरह इनका जीवन ये था। ठीक है। आप सभी को पता ये चीज़ होगी, क्योंकि गोरखाओं के समय में तो ये हरिद्वार में इस चीज़ को बिक्री का केंद्र था। तो जो कमिश्नर गार्डनर थे, इन्होंने 1815 में जो ये कृति चलती हुई आ रही थी, इसका कहीं ना कहीं समापन किया था। ठीक है, कि पूर्ण रूप से जो ये तमाम चीज़ें चल रही है, इसको वास्तविक रूप में ख़त्म किसने किया? कमिश्नर गार्डनर ने 1815 में ये किया था। ठीक। अब वहीं अगर अगला प्रश्न देखें, ये कह रहा है कि देश सेवा संगठन की स्थापना कब हुई थी? देश सेवा संगठन की स्थापना कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए, ये आज़ादी से पूर्व 1942 में ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब किसके नेतृत्व में हुआ था, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि देश सेवा संगठन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मालती देवी के संरक्षण में से किया गया था। ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, पांचवें नंबर का प्रश्न। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये आपको बताना है। अब ये जो ताड़ीखेत नामक इस जो स्थान है, वो किस जनपद के अंतर्गत आता है? कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए, ये अल्मोड़ा जनपद का एक विकास खंड के रूप में ताड़ीखेत को जाना जाता है। अब इसी ताड़ीखेत ब्लॉक में जो प्रेम विद्यालय की जो स्थापना हुई थी, वो देवकी नंदन पांडे और साथ ही भगीरथ पांडे के द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब वहीं बात करते हैं वंदे मातरम का जो कुमाऊनी भाषा में जो ट्रांसलेट किया था, किसने किया था? ठीक है, गढ़वाली भाषा में हो गया, साथ ही कुमाऊनी भाषा में हो गया, अलग अलग भाषाओं में जिसे ट्रांसलेट किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? अमूमन क्वेश्चन क्या बनता है कि कुमाऊनी भाषा में वंदे मातरम का जो ट्रांसलेशन जो किसके
द्वारा किया गया। तो वो व्यक्ति हैं आपके हरिराम त्रिपाठी। उन्होंने 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी में क्या कहता है ट्रांसलेट किया था। वहीं 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कब ये घोषित की गई थी। ठीक है, ये किस स्थान पर है। ये देखिए 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को यहाँ क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। अब उत्तराखंड में दो प्रकार की क्या है यहाँ पर राजधानी को बना दिया गया है। एक तो आपके देहरादून हो गया, एक आपके गैरसैंण। अब यहाँ पर अब राजधानी की बात करें, देखिए जो राजधानी है वो अस्थायी तौर पर है। वैसे अगर देखा जाए तो जिसमें उत्तराखंड को की जब मांग उठ रही थी तो इसके रूप में जो राजधानी के रूप में जिसको चिन्हित किया गया था तो वो आपके गैरसैंण को था। तो सुविधाओं के अभाव से ग्रस्त जो गैरसैंण है वो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। जिस प्रकार से देहरादून जो राजधानी के रूप में विकसित हुई तो अस्थायी तौर पे है, अगर हम स्थायी रूप में देखें तो वो गैरसैंण है। अब ये गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पे अब देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत दो विधानसभाएं यहाँ पर स्थापित कर दी गई है, एक तो शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन जो सत्र जो प्रारंभ होगा वो देहरादून में, और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जिसे गठित किया गया वो आपके गैरसैंण को कर दिया गया। ये कब किया गया था, 4 मार्च 2020 को। इसकी जो अधिसूचना जो जारी हुई थी वो जो इसको ये 4 मार्च 2020 को, और साथ ही इसको विधिक रूप में जब इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 16 मार्च 2020 को इसको विधिक तौर पर इसको किया गया था, और 15 अगस्त के मध्य में यहाँ पर क्या होता पहला सत्र प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनी थी, ये गैरसैंण उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी वो कब बनी थी ये आपको बताना है। देखिए जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी 20 जून 2020 को। ठीक है, जो अधिसूचना जो जारी हुई थी 4 मार्च 2020 को, और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जब विकसित हुआ तो 20 जून 2020 को इसको विकसित किया गया। अब अगर हम देखें अगला प्रश्न कि अल्मोड़ा को स्वच्छ करने हेतु कौन सा कानून यहाँ पर था। ठीक है, अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने का आज हम कह रहे हैं कि भारत के अंतर्गत जो स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान चला है जिसके अंतर्गत स्वच्छता पर हमने विशेष फोकस रखा था, तो उससे पूर्व ही अगर मैं बात करूं अल्मोड़ा को स्वच्छ बनाने हेतु जो कानून यहाँ पर लगाया गया था वो लोटा कानून यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, अब लोटा कानून किससे संबंधित है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको स्पष्ट तौर पे ये याद होना चाहिए कि जो लोटा कानून है वो स्वच्छता से संबंधित है। अब ये स्वच्छता किस स्थान पर थी, अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने के लिए लोटा कानून को यहाँ पर क्या किया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 10वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि कुमाऊं में गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु गठित आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए कुमाऊं में गोरखाओं के अत्याचार हेतु जो एक समिति का गठन किया गया था, वो जो आयोग का गठन किया था उसके अध्यक्ष के रूप में कौन व्यक्ति को सुशोभित किया गया था। अब देखिए रेवत काजी करके इनका नाम है। ठीक है, इनको क्या किया था, इस आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया था। अब थोड़ा सा इस पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए जिसमें 1790 में जो हौलबाग के मध्य महीन चंद्र का जब युद्ध हुआ था गोरखाओं के बीच। ठीक है, जब वहाँ पर युद्ध हुआ था तो यहाँ पर ये परास्त हो गए थे। तो परास्त होने के बाद 1790 में आपका ये संपूर्ण जो कुमाऊं मंडल है वो क्या कहाँ चला गया, गोरखाओं के अधीन चला गया। जब ये गोरखाओं के अधीन गया तो गोरखाओं ने यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ पर हुकूमत करने का यहाँ पर प्रयत्न किया, और वो साथ ही सफल भी रहे। यहाँ पर उन्होंने जो उत्तराखंड के जो कुमाऊं मंडल के जो यहाँ के जो नागरिक थे उन पर अत्यधिक तौर पर कर्ज लगा दिए, और साथ ही उनको बहुत सी ऐसी अत्याचार उनके साथ किया, उनको गुलामी की तरह रखा, और निजी काम उनके द्वारा कराया गया। जो नहीं मानता था तो उनको
मार दिया जाता था। बहुत क्रूर अत्याचार इसके शासनकाल में, गोरखाओं के शासनकाल में हुआ। तो इन अत्याचारों की जांच हेतु एक कमेटी का गठन हुआ, और जो आयोग इसके अंदर का बना, तो आयोग के जो अध्यक्ष बने, रेवत काजी को इसका क्या बनाया था, अध्यक्ष के रूप में से बनाया गया था। तमाम चीज़ों पर डिस्कस हुआ कि किस प्रकार से क्या रहा क्या नहीं। आप लोगों को पता होगा कि महिलाओं को छत में जाने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय उत्तराखंड में गोरखाओं का जो आतंक था वो इतना ज़्यादा भयभीत था, क्योंकि लोग गोरखाओं से नफरत करते थे, उनके अत्याचारों से वो दुखी थे, उनके द्वारा जो लगाए गए करों से वो क्या थे, जनमानस बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो उनका क्रिटिसिज्म ना होकर, तो महिलाओं को छत में जाने का यहाँ पर अधिकार नहीं था। अगर कोई महिला अगर छत में जाती तो उसे दंड दिया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो आपको इस वर्ष करा दूं, कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था 30 सितंबर 1916 को इसका गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, नारायण दत्त छिपाल के अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। मेरे सामने नोट्स बनाते हुए चल रही कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप में ये बनेंगे। ठीक है, देखिए 12वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी। देखिए राजनीतिक रूप से जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी उत्तराखंड में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जिसमें उत्तराखंड में व्यापक तौर पर चल रहा था, तो उसमें मोहन सिंह मेहता ऐसे पहले व्यक्ति थे उत्तराखंड से जिनकी राजनीतिक तौर पर क्या हुई थी, यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी। किस वर्ष हुई थी, 1921 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब वहीं देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि कुमाऊं में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। जो ये गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, किसकी अध्यक्षता, ये तमाम चीज़ें हुई थी कुमाऊं में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। देखिए ये जो अध्यक्षता की जब बात करें यहाँ पे जयदत्त जोशी ये थे। ठीक है, इनके अध्यक्षता में ये मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न, अल्मोड़ा के कुनिंद राजा शिवदत्त और शिवालित हरिदत्त और शिवेश्वर मुद्रा का जो मुद्रा इनका प्राप्त हुई थी, ये बताना आपको। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अल्मोड़ा में जिस समय यहाँ पर राजवंश चल रहे थे, जैसे हम कहें कुनिंदों का था, या फिर हम कहें जो कत्यूरी वंश का था, जो उसमें कुनिंद राजा जो थे शिवदत्त या शिवालित हरिदत्त और शिव रक्षित और मुद्राएं, इनके द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई थी वो कब प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। ये जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये आपके 1914 में ये मुद्राएं प्राप्त की थी। अब देखिए हम्पी आंदोलन क्या है। ये हम्पी आंदोलन अंग्रेजों को यहाँ से, अंग्रेजों के संबंध में ये था। हम्पी आंदोलन कब किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके 1960 में हम्पी आंदोलन हुआ था। और कभी पूछा जाता है कि भैया रानीखेत का पुराना नाम क्या है, तो झूला देवी के नाम से रानीखेत जाना जाता है। अब रानीखेत का नाम रानीखेत कैसे पड़ा, थोड़ा सा इस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जिस समय यहाँ पर कहते हैं कि जिस समय यहाँ पर चंद वंश के जो शासक थे वो कुमाऊं भ्रमण पर निकले थे, तो जब ये कत्यूरी वंश के जो शासक थे, जब आपके बागेश्वर से बैजनाथ होते हुए, ये कौसानी होते हुए जब ये इधर की तरफ आ रहे थे, तो रानीखेत पहुँचते पहुँचते यहाँ पर एक गोल्फ ग्राउंड है, उससे थोड़ा थोड़ा आगे तो एक गांव पर ये पहुँचे। तो वहाँ पर सेना ने यहाँ पर टेंट लगाए। टेंट लगाने के पश्चात यहाँ पर जब रात्रि विश्राम हो रहा था, तो रानी का जो रानी थी, जो पालकी में चल रही थी, तो रानी को जिस जगह पर उतारा गया था, एक बहुत बड़ा खेत था वहाँ पर, उस खेत पर रानी का क्या लगा दिया था, टेंट लगा दिया था। तो रात को रानी द्वारा वहाँ पर विश्राम किया गया था। तो उस समय से क्या कहा जाता है, रानी द्वारा जिस खेत पर विश्राम किया गया था, तो उसे कहा रानी का खेत। कहने का मतलब है कि रानी ने उस खेत पर शाम को क्या किया था, विश्राम किया था, तो इसलिए इसका नाम जो पड़ा था रानी का खेत पड़ा।
ठीक है, तब रानी खेत इसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सी कथाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 17वें नंबर का। देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या है, मुलुक कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कृष्ण पांडे ये थे, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब वहीं पर 18वें नंबर का प्रश्न देखिए कि अल्मोड़ा के किस कलेक्टर ने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा। देखिए ऐसे कलेक्टर भी रहे जो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा शहर के नाम पर रखा। कुलैक शेख करके इनका नाम था, शेख कुकैक शेख इनका नाम। इन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा, अल्मोड़ा रखा। ठीक है, अब बात करते हैं 19वें नंबर का प्रश्न। 19वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अल्मोड़ा नगर का आकार किसके समान ये है। तो ये घोड़े के नाल के समान के रूप में आपका अल्मोड़ा दिखाई देता है। अगर आप अल्मोड़े को ऊपर से ड्रोन कैमरे के माध्यम से अगर देखोगे तो अल्मोड़े का जो नक्शा दिखाई देता है वो आपका घोड़े के नाल के आकार का ये दिखाई देता है। अब अगली बात करते हैं 20वें नंबर का, सिमलोगा जो ग्लेशियर है वो किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, अब वहीं 21वें नंबर का प्रश्न देखिए, तो उत्तराखंड के खरसाली में कौन सी नदी मिलती है। ठीक है, ये आपको बताना है, खरसाली के अंतर्गत कौन सी यहाँ पर नदी मिलती है, या हम यहाँ पर हनुमान गंगा यहाँ पर इस स्थान पर मिलती है। ठीक है, अब 22वें नंबर का, यमुना का जो शीतकालीन आवास माना जाता है वो कौन सा है। वो माना जाता है खरसाली को ही क्या माना जाता है, यमुना का शीतकालीन आवास ये माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा का, जो ये गंगा का जो शीतकालीन आवास जो माना जाता है वो मुखुआ गांव को यहाँ पर माना जाता है। ठीक, अब वहाँ पर 24वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है उत्तरकाशी में सराई घाटी की जीवन रेखा किसे माना जाता है। तो ये कमल नदी, तो सराई उत्तरकाशी सराई घाटी की ये क्या बनाते हैं, लाइफ लाइन इसे माना जाता है। परोला का वरदान क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कमल नदी को माना जाता है परोला का वरदान। ठीक है, अब वहीं 26वें नंबर का प्रश्न देखिए, 26वें नंबर का प्रश्न, रूपनौला स्वर्ण बुग्याल स्थित है, किस जगह पर स्थित है, कौन सी जनपद के अंतर्गत स्थित है। तो ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक, 27वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि मेले से लड़की को भगाकर ले जाने वाली शादी को क्या कहा जाता है। देखिए ऐसी प्रथा भी थी जिसमें किसी महिला से यदि कोई पुरुष विवाह करना चाहता था तो वो मेले से लड़की को भगा ले जाता था, तो और उससे वो शादी कर लेता था। तो ऐसी प्रथा को क्या कहा जाता था, ओडाल प्रथा, ओडाल प्रथा इसे कहा जाता है। ठीक है, ओडाल प्रथा किससे संबंधित है, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये आपको बताना कि शादी से, मेले से लड़की को भगाकर शादी कर लेना। ठीक, अब वहीं पर अगला प्रश्न देखते हैं कि 28वें नंबर का, अतीत का स्वप्निल नगर किसे कहा जाता है। तो ये चंपावत को कहा जाता है। ठीक है, अब 29वें नंबर का देखिए, धर्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा का विवाह किसके साथ किया पर किया था। तो आपको बता दूं, सोमचंद्र के साथ आपके धर्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। देखो 30वें नंबर का प्रश्न है, इंद्रचंद्र द्वारा जो रेशम का कारखाना जो स्थापित किया गया था वो किस जिले में या किस स्थान पर किया गया था। तो ये आपके चंपावत में किया गया था। 760 ईसा पूर्व में इस रेशम के कारखाने को यहाँ पर किया गया था, स्थापित किया गया था। अब देखिए रेशम के बुनकरों को क्या कहा जाता है। तो पटवे कहा जाता है, पटवे नाम से इनको संबोधित किया जाता है। देखिए 32वें नंबर का प्रश्न, घटको की बीड़ी नाम से सुरंग किस मंदिर में है। घटको की
बीड़ी नाम से सुरंग किस मंदिर में है, ये आपको बताना है। ये आपके चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। ये घटोत्कच ये है, ठीक है, इस जगह पर ये है। अब यहाँ पर देखते हैं 33 नंबर का, हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु के रूप में वो किसे मानते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मानते थे, ये मोतीलाल नेहरू जी को ये अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते हैं। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में मोतीलाल नेहरू को कौन अपने गुरु के रूप में मानते थे, तो हर्षदेव ओली मानते थे, ठीक है। काली कुमाऊं का शेर किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो आपको बता दूं ये हर्षदेव ओली को ही काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, जब बेताज बादशाह क्या दर्जा भी नहीं प्राप्त है। देखिए 35 नंबर का प्रश्न अगर बात करें तो 35 नंबर का प्रश्न क्या है, देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति किसके द्वारा जलाई गई थी, हर्षदेव ओली के ही द्वारा इसको प्रज्वलित किया गया था, ठीक। अब वहीं अंतिम प्रश्नों की तरफ मैं आपको अग्रसर कर रहा हूं। देखिए ये उत्तराखंड एक, देखिए उत्तराखंड का मुसोलिनी किस व्यक्ति को कहा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो हर्षदेव ओली को ही उत्तराखंड का मुसोलिनी ये कहा जाता है। और 37 नंबर का, हर्बल खेती के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, ये किस जनपद से हैं, तो श्याम सुंदर डिगारी इनका नाम है, ये चंपावत जनपद से इनका संबंध है। और देखिए नीलू कठायत किसका सेनापति ये था, ये गरुड़ ज्ञानचंद्र का ही क्या था, सेनापति के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब लाल संघा नाया नाम से जाना जाता है, किस चीज को जाना जाता है, चमोली का ये नाम था, ठीक है। अब गोरखा उठियार चमोली के किस जनपद में है, तो ये प्रातन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये डुंगरी गांव है, यहाँ पर गोरखा उडियारू चमोली में स्थित है। और गोरखा उडियार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आपको बता दूं ये राकेश भट्ट के द्वारा इसे की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि किसका पुराना नाम दंड पुष्करणी ये है, तो ये हेमकुंड का नाम जो चमोली जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हेमकुंड कितने पर्वतों से घिरा है, कभी क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेमकुंड 7 पर्वतों की मालाओं से घिरा हुआ है। और वहीं पर ही अगर हम देखें 44 नंबर का क्वेश्चन, हेमकुंड की खोजकर्ता कौन थे, किसके द्वारा खोजा गया था, तो हवलदार सोहन सिंह के माध्यम से हेमकुंड का ये इसको खोजा गया था। 1930 में चमोली में इस हवलदार द्वारा इनको खोजा गया, कौन, सोहन सिंह हवलदार थे, ठीक है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि हवलदार सोहन सिंह द्वारा किस चीज की खोज की गई थी, ये हेमकुंड की खोज की गई थी, ठीक है। हेमकुंड झील का पानी कहाँ से आता है, कभी क्वेश्चन बनता है, तो आपको स्पष्ट तौर पर होना चाहिए, ये हाथी पर्वत और सप्तऋषि पर्वत इसके वहां से इस कुंड में, यह हेमकुंड झील में पानी यहाँ पर आता है, ठीक है। तिमुड़िया मेला ये किस स्थान पर लगता है, तो आपको पता नहीं कि ये चमोली में लगता है। शंकराचार्य गुफा कहाँ स्थित है, जो सिमत में है, ये गुफा आपकी क्या है, विद्यमान है, ठीक है। अब वहीं देखते हैं 48 नंबर, टीमर सैन गुफा जो छोटा अमरनाथ भी जिसे कहा जाता है, वो किस स्थान पर है, वो चमोली जनपद में ये स्थित है, ठीक है। अब 85 नंबर का प्रश्न देखिए कि थारू लोग होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, एक खिचड़ी आधारित नृत्य करते हैं, ठीक है। और 85 नंबर का इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखिए, जौनसारी भाषा में मेले को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मौन कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों ये श्रृंखला आपको कैसी लगी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।